अगर आपको इस बार 80 प्लस एमसीक्यूज़ का टारगेट कवर करना है तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट और व्हाट्सअप करिए, जिसमें आपको मिलेगा डेली वीडियो पीडीएफ नोट्स और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़। सो जल्दी से ज्वाइन करिए। राज्य के बारे में देखते हैं, किसी भी राज्य के बारे में आप वहाँ पे एक बात देखिए कि कोई भी चाहे राज्य कमज़ोर हो चाहे वो शक्तिशाली हो, उसका अंत तो होता ही है, चाहे वो जितना मर्जी फैला हो। आप देखेंगे कि जब चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी तो नंद वंश का जो आखिरी राजा था धनानंद, उसको हटा के की थी। जब मौर्य वंश की स्थापना हो चुकी थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने काफ़ी विस्तार किया, फिर उसके बाद बिंदुसार आए, उनके बेटे ने काफ़ी विस्तार किया, फिर राजा अशोक आए, इन्होंने विस्तार किया। तो उसके बाद देखिए जब विस्तार कर दिया तो इनके बाद जब राजा अशोक ने जब बौद्ध धर्म अपना लिया, बौद्ध धर्म अपनाने के बाद राज्य बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था, क्योंकि उन्होंने ध्यान देना बंद कर दिया था अपने प्रशासन के ऊपर, जिसकी वजह से देखिए जो उनके जो आगे वाले जो राजा थे, अशोक के जो उत्तराधिकारी थे मौर्य वंश के, वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे, कमज़ोर थे इतने ज़्यादा कि जिनका फ़ायदा उठाया विदेशी आक्रमणकारियों और यूनानियों ने। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही कुछ बातें थी जो मौर्य वंश के जो पतन का कारण बनी। तो मौर्य वंश का पतन तो हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं, तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे आगे वाले लेक्चर की, जिसमें हम बात करेंगे पोस्ट मॉडर्न किंगडम, यानी कि वो राज्य जो मॉडर्न किंगडम यानी कि मौर्य वंश के बाद में आए थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स बिल्कुल चिंता मत करिए, हम इसको बहुत जल्दी ख़त्म करने वाले हैं। तो जल्दी से ये ख़त्म होगा, फिर इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मेडिवल हिस्ट्री के बारे में। बस थोड़े दिन में मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट होने वाला है, तो पहले इसको देखते हैं अच्छे से। तो चलिए, मैंने आपको थोड़ा सा हाईलाइट यहाँ पे दे दिया है, तो उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो जानते हैं कि मौर्य के बाद कौन कौन से जो राज्य आए थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। द एज ऑफ द शुंगा एंड द सतवाहन, यानी कि द एज ऑफ द शुंग एंड द सतवाहन इन द ईस्टर्न इंडिया। देखिए यहाँ पे बात करते हैं कि जो पोस्ट मौर्य किंगडम थे वो मेन कहाँ कौन से थे, वो थे जो ये वो टाइम था जब शुंग वंश और सतवाहन वंश जो थे वो निकल के आए थे। आप देखें जहाँ पे मैं शुंग वंश की जब शुरुआत हुई थी, वो हुई थी जो मौर्य साम्राज्य थे उनके जो आखिरी राजा थे बृहद्रथ, उनको मारने के बाद जो शुंग वंश जो स्थापना हो चुकी थी पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी। अब देखिए जो सतवाहन थे, सतवाहन ये देखिए, ये आंध्र प्रदेश जो है ना, आजकल जो आंध्र प्रदेश है, ये वहीं पे पहले राज्य करते थे डेक्कन एरिया में। सतवाहनों का राज्य था आंध्र प्रदेश वाली जगह पे। ठीक है, इनके राज्य भी देखिए, राजधानी भी अमरावती थी सतवाहनों की। आप देखिए कि ये जो सातवाहन वंश है ये सेम डिट्टो कार्बन कॉपी था मौर्य वंश की, यानी कि जैसा मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन था वैसा ही सेम सातवाहन का एडमिनिस्ट्रेशन था। तो आप ये कह सकते हैं, आपको देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे, बताइए कि मौर्य साम्राज्य की अगर हम बात करें तो वैसा सेम कार्बन कॉपी वाला जो शासन था वो किनका था, वो सातवाहन का था। इन ईस्टर्न इंडिया, सेंट्रल इंडिया एंड द डेक्कन, द मौर्यंस वर सक्सीड बाय ए नंबर ऑफ नेटिव रूलर सच एज द शुंग, सतवाहन एक्सेट्रा। अगर हम बात करें ईस्टर्न इंडिया की, सेंट्रल इंडिया की और डेक्कन की, मौर्य देखिए जो मौर्य वंश था उनके जो राजा थे वो हार चुके थे शुंग वंश सतवाहन वंश से, यानी कि शुंग वंश का सतवाहन वंश का जहाँ जहाँ पे राज्य था तो उनसे वो हार चुके थे। मौर्य वंश के बारे में मैंने आपको बताया ना कि देखिए राज्य बहुत कमज़ोर हो गया था, अशोक जैसा जो महान जो ताकतवर द्वारा फिर से नहीं आया। इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया दे वर सक्सीड बाय नंबर ऑफ रूलिंग डायनेस्टी फ्रॉम सेंट्रल एशिया। देखिए इंडिया में तो हमने बात की कि ईस्टर्न, सेंट्रल और डेक्कन से ये तो सातवाहन और शुंग से हार चुके थे। अब हम बात करते हैं नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया की, इनकी वो वाला एरिया जो नॉर्थ वेस्ट वाला जो अफ़गानिस्तान पाकिस्तान वाला जो एरिया है, ठीक है, उसके ऊपर देखिए जो हमला कर दिया था जो सेंट्रल एशिया से जो डायनेस्टी सी, जैसे कि विदेशी आक्रमणकारी बहुत हो गए थे, फॉरेन इन्वेडर्स काफ़ी आ चुके थे, जैसे कि यूनानी वगैरह थे वो आ चुके थे। ठीक है, तो कुल मिला के मौर्य वंश तब ख़त्म यहाँ पे हो गया, क्योंकि सभी तरफ से उनका राज्य हाथ से चला गया। इस वजह से देखिए यहाँ पे मौर्य वंश के बाद शुरुआत होती है शुंग डायनेस्टी की, इनकी शुंग वंश की। देखिए 185 BC से ये 73 BC तक ये रहा। द शुंग डायनेस्टी was founded by Pushyamitra Shung, a Brahmin of the Shung family. His dominion extend up to Narmada river in south and the includes river of Patliputra, Ayodhya and Vidisha। यानी कि शुंग वंश की शुरुआत देखिए किसने की, पुष्यमित्र शुंग ने, जो कि एक ब्राह्मण थे शुंग फैमिली के,
देखिए, जो ये शुंग वंश की जिन्होंने शुरुआत की थी पुष्यमित्र शुंग ने, ये राजा जो बृहद्रथ थे, जो मौर्य वंश के शासक थे, ये उनके गवर्नर थे, सॉरी ये उनके सेनापति थे। यानी कि पुष्यमित्र शुंग कौन थे? ये पुष्यमित्र शुंग थे मौर्य वंश के जो आखिरी शासक थे बृहद्रथ, उनके सेनापति थे। इन्होंने मौके का फ़ायदा उठाया और ये देखा कि राजा इतना कमज़ोर है, इतना बलशाली नहीं है, तो उन्होंने उसे हत्या करके तो खुद उस राज्य पर अपनी जो कब्ज़ा जमा लिया। तो ये ब्राह्मण फैमिली के थे। आप देखें कि मौर्य वंश से पहले जो मौर्य वंश का देखें कि बौद्ध धर्म जैन धर्म काफ़ी चला था, है ना। तो बौद्ध धर्म तो अशोक ने अपनाया था, जैन धर्म तो जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनाया था। उससे पहले क्या था? ब्राह्मणवाद था। अब देखिए जैसे मौर्य वंश खत्म हो रहा है तो वैसे ही जो शुंग वंश आता है तो फिर से ब्राह्मणवाद की स्थापना हो जाती है। द कैपिटल वाज पाटलिपुत्र, इनकी जो राजधानी थी वो कौन सी थी? वो पाटलिपुत्र थी। दिव्यधना एंड तारानाथ डिबिसिट, पुष्यमित्र वाज ए वर्टेबल एनिमी ऑफ द बुद्धिस्ट। देखा जो तारानाथ है, जो दिव्यदाना है, उन्होंने लिखा है जो पुष्यमित्र है, ठीक है, जो पुष्यमित्र शुंग थे वो बुद्धिस्ट इनकी बौद्ध धर्म के खिलाफ थे। अब देखिए मैंने बताया ना ये ब्राह्मण जाति से ये जो बिलोंग करते थे, तो ऑब्वियसली बात है ये ब्राह्मणवाद को आगे फैलाना चाहते थे, जिसकी वजह से इन्होंने बौद्ध धर्म का नाश करना शुरू कर दिया। तो ये इसके सख्त खिलाफ थे। ए शॉर्ट संस्कृत इंस्क्रिप्शन फॉर अयोध्या मैंशन 2 अश्वमेधास परफॉर्म बाय पुष्यमित्र एंड वन ऑफ हिज वाइसराय हु वाज आल्सो हिज रिलेटिव। देखिए हमें अयोध्या के एक इंस्क्रिप्शन से, यानी कि अयोध्या के में एक इंस्क्रिप्शन है जो संस्कृत भाषा से है, उसमें हमें ये देखने को मिलता है कि जो शुंग वंश के जो शासक थे, यानी कि जो पुष्यमित्र शुंग ने, इन्होंने देखिए जो 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। अश्वमेध जो यज्ञ करवाए थे इन्होंने, तो वो किसके साथ मिलकर करवाए थे? अपने वाइसराय के साथ मिलके, यानी कि उस समय गवर्नर के साथ। ही आल्सो डिफीटेड द बैक्टीरियन किंग डेमेट्रियस। देखिए इन्होंने पुष्यमित्र शुंग ने बैक्ट्रियन किंग थे। देखिए बैक्ट्रिया राज कहाँ पे था? जब देखिए यहाँ पे यूनानी आए थे इंडिया में, तो इन्होंने अफगानिस्तान के एक एरिया पे कब्जा कर लिया था जिसे बैक्ट्रिया का नाम दिया गया था। तो डेमेट्रियस ने वहाँ पे कब्जा किया। द शुंग आर मैंशनड बाय नेम इन द ब्रीफ इंस्क्रिप्शन फाउंड एट बरहुत। यानी कि जो शुंग है उनका जो नेम है, देखिए इंस्क्रिप्शन के ऊपर लिखा हुआ है बरहुत नाम की एक जगह है, वहाँ पे देखिए शुंग वंश के जो नाम है वहाँ पे इसका दिया गया है, राजा कौन कौन से थे। इन दिस दे आर क्लियरली एसोसिएटेड विद द किंगडम्स ऑफ विदिशा। आप देखिए कि जो उनका देखिए जो किंगडम थी विदिशा, जिससे बहुत देर तक उनसे संबंधित थे। Perhaps they inherit from the Mauryas a small part of empire. The Yajna marked the revival of Vaidaka धर्म in India. देखिए यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि जो शुंग वंश के जो थे पुष्यमित्र शुंग थे, ऐसा माना जाता है कि मौर्य साम्राज्य के दौरान उनका भी अपना छोटा सा एक साम्राज्य रहा होगा। ऐसा होता है ना कि जैसे कोई बड़ा राज्य हो, वो क्या करते हैं कि अपने ही सेनापति या अपने ही जो उनके अधिकारी होते हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ राज्य को सौंप देते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि ऐसा हुआ होगा कि शुंग वंश का जो पुष्यमित्र शुंग था उसके अंडर कोई राज्य रहा होगा, तो उस राज्य के साथ साथ वो पूरे मगध के ऊपर कब्जा करना चाहता था, इसलिए उसने बृहद्रथ को मार दिया। तो ऐसा माना जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए उसके बाद ये माना जाता है, क्योंकि ये पक्का नहीं है, ये शायद है, परहैप्स है यहाँ पे कि शायद उसे कुछ हिस्सा मिला हो। तो देखिए जो यहाँ पे यज्ञ है, यानी कि यज्ञ जो यज्ञ है, उन्होंने क्या किया कि भारत में जो वैदिक धर्म था, यानी कि देखिए इससे पहले बौद्ध धर्म जो प्रचलित था, तो जो भारत में जो वैदिक जो धर्म था उसे, यानी कि वैदिक धर्म देखिए ब्राह्मण से संबंधित है, ब्राह्मणवाद से, वैदिक जो धर्म था ब्राह्मणवाद से संबंधित था, उसे फिर से इंडिया में पुनः जागृत कर दिया। यानी कि मौर्य वंश जब तक था तब तक बौद्ध धर्म का प्रचार अच्छे से हो रहा था। जब बृहद्रथ की हत्या हो गई, मौर्य वंश खत्म हो गया, जब पुष्यमित्र शुंग आए तो उन्होंने ब्राह्मणवाद को ही फिर से शुरुआत कर दी। वैदिक जो कल्चर था फिर से वो वैदिक धर्म को ले आए। द फिफ्थ किंग वाज भागभद्र हुज कोर्ट वाज विजिटेड बाय हेलिडोरस द ग्रीक एम्बेसडर। आप देखें जो शुंग वंश के जो 5वें राजा थे जिनका नाम था भागभद्र, तो इनके दौरान देखिए जो यूनानी राजदूत थे वो हेलिडोरस आए थे। देखिए चंद्रगुप्त जब राजा थे, चंद्रगुप्त मौर्य, उनके दरबार में मैगसनीस आए थे, ग्रीक एम्बेसडर।
फिर जो उनके बेटे थे बिंदुसार, उनके जो टाइम पे, ठीक है, एक और यूनानी आए थे, ठीक है, जो ग्रीक एम्बेसडर थे डमेस्कस। उसके बाद देखिए फिर जो थे ये भागभद्र यानी कि जो शुंग वंश के 5वें राजा, उनके दरबार में हेलोडोरस नाम के ग्रीक एम्बेसडर आए थे। आप देख सकते हैं कि ग्रीक जो इनकी जो यूनानी है उनके कितनी चाहत थी, कितना उनके अंदर एक वो जानने की उत्सुकता थी, ठीक है, क्यूरियोसिटी थी कि वो जानना चाहते थे कि आखिर ये जो मगध साम्राज्य इतना बड़ा है ये है कैसे। तभी तो वो अपने देखिए बार बार यूनानी एम्बेसडर भेज रहे हैं यहाँ पे कि वो और अच्छे से जान पाए। इशुंग किंग अग्निमित्रा वाज द हीरो ऑफ कालिदास मालविका अग्निमित्रम। आप देखिए जो कालिदास ने, जो महान कवि जो कालिदास है, जिन्हें इंडिया का शेक्सपियर भी कहा जाता है, उन्होंने किताब लिखी थी मालविका अग्निमित्रम। इस किताब में देखिए जो अग्निमित्र है यानी कि जो शुंग वंश के राजा है अग्निमित्र, उनको हीरो के रूप में दिखाया गया। यानी कि जो हीरो जो मालविका अग्निमित्रम है ये अग्निमित्र शुंग वंश के राजा हैं, उनके ऊपर ही आधारित है, ठीक है। पतंजलि क्लासिक महाभाष्या वाज रिटन एट दैट टाइम। अब देखिए इस समय जो पतंजलि महाभाष्या थी, ठीक है, क्लासिक जो पुरानी जो महाभाष्या थी इस समय में लिखी गई है। तो द लास्ट रूलर ऑफ शुंग डायनेस्टी देवभूति वाज किल्ड बाय हिज मिनिस्टर वासुदेव इन 73 BC। देखिए जो लास्ट शासक थे शुंग वंश के, जो अंतिम सम्राट थे, उनका नाम था देवभूति। उनको उनके ही मंत्री वासुदेव ने मार दिया। वासुदेव कौन थे? ये कण्व वंश से संबंधित थे। आप देखिए कहते हैं ना इतिहास फिर से अपने आप को दोहराता है, हिस्ट्री फिर से दोबारा अपने आप को दोहराती है। आप देखिए कि जब मौर्य वंश का आखिरी शासक था बृहद्रथ, उनको मारा था शुंग वंश के शासक ने, यानी कि पुष्यमित्र शुंग ने उनको मार के अपना जो साम्राज्य शुरू कर लिया। अब देखिए ऐसा ही यहाँ पे हुआ है, जो शुंग वंश का आखिरी राजा था देवभूति, उनको ही मार दिया उनके ही सेनापति ने, जिनका नाम था, ठीक है, जिनका नाम था वासुदेव, ठीक है। तो आप देखिए कि पहले भी ऐसा हुआ था तो फिर ऐसा ही हुआ है। इनकी एक वंश जब ख़त्म होता है तो दूसरा वंश अपने वंश की शुरुआत करता है। तो यहाँ पे हम करेंगे कण्व डायनेस्टी की बात। देखिए द कण्व डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय वासुदेव, ए ब्राह्मण हु किल्ड द लास्ट शुंग किलर देवभूति इन 75। देखिए मैंने 73 BC आएगा, यहाँ पे 75 गलती से लिख हो गया यहाँ पे। देखिए जो लास्ट जो मैंने आपको अभी बताया ना, जैसे कि जो लास्ट थे जो देवभूति शुंग वंश के राजा, उनको मारकर वासुदेव ने कण्व वंश की शुरुआत कर दी है। देखिए इनका जो आफ्टर स्पैन ऑफ 45 ईयर्स कण्व वाज ओवरथ्रोन बाय आंध्रास और सतवाहन ऑफ द डेक्कन, सुशर्मन वाज द लास्ट रूलर। आप देखिए कि 45 वर्षों का इनका राज रहा, इनका शासन रहा। उसके बाद क्या हुआ कि सतवाहन ने इनके ऊपर कब्जा कर लिया, तो सुशर्मन जो थे वो आखिरी राजा थे कण्व वंश के। अब देखिए थोड़ा सा और बात करेंगे यहाँ पे द चेतीस ऑफ कलिंगा। चेतीस ऑफ कलिंगा यहाँ पे देखिए क्या है ये, द कण्व डायनेस्टी वाज फाउंडेड, सॉरी, द हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन देखिए, इंस्क्रिप्शन कहाँ पे है? ये भुवनेश्वर उड़ीसा में है, और खारवेल। द थर्ड रूलर ऑफ डायनेस्टी गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट चेतीस। आप देखिए जो हाथी गुम्फा की इंस्क्रिप्शन है भुवनेश्वर उड़ीसा में, वहाँ पे देखिए जो खारवेल नाम की जो जगह है, वहाँ पे जो तीसरे राजा थे खारवेल के, जो तीसरे राजा थे, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने चेती वंश के बारे में यहाँ पे जानकारी दी है। खारवेल पुश्ड हिज किंगडम बियॉन्ड द गोदावरी इन द साउथ। देखिए खारवेल की जो राज्य था वो गोदावरी, यानी कि जो गोदावरी नदी है साउथ में, वहाँ तक फैला हुआ था। ही वाज ए फॉलोअर ऑफ जैनिज्म एंड पैट्रोनाइज जैन मॉन्क्स फॉर हुम ही कंस्ट्रक्ट उदयगिरी केव्स। आप देखिए ये जो फॉलोअर थे, यानी कि ये फॉलोअर थे जैनिज्म के, और जैन मॉन्क को इन्होंने उदयगिरी की पहाड़ियाँ जो थी वो दी हुई थी, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम बात करेंगे आगे सातवाहनों की, ठीक है, सातवाहनों की बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको सातवाहनों के जो देखिए राजा है उनके बारे में ब्रीफ जानकारी दूंगा, फिर इसके बाद हम इसके बारे में यहाँ पे तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे सातवाहन वंश के बारे में। देखिए द सातवाहन्स वर अर्ली इशूअर्स ऑफ इंडियन स्टेट कॉइनेज स्ट्रक विद द इमेजेस ऑफ देयर रूलर्स। यानी कि देखिए जो सातवाहन वंश थे, देखिए सबसे पहले सातवाहन वंश की शुरुआत की थी, उनके राजा का नाम था सिमुक जो राजा थे जिन्होंने सातवाहन वंश की स्थापना की थी। तो देखिए जो इन्होंने जो कॉइन सिस्टम, यानी कि जो सिक्के चलाए थे, उसके ऊपर
अपने जो इमेजेस थी वो सातवाहन वंश के जो राजा थे, जो उनकी फ़ोटो थी, जो इमेजेस थी, वो छापनी शुरू कर दी थी। दे फॉर्म्ड ए कल्चरल ब्रिज एंड प्लेड अ वाइटल रोल इन द ट्रेड एंड द ट्रांसफ़र ऑफ आइडियाज़ एंड कल्चर टू एंड फ्रॉम द इंडो गंगेटिक टू सदर्न टिप ऑफ इंडिया। आप देखिए कि उन्होंने चाहे व्यापार हो, चाहे कुछ भी हो, वहाँ पे उन्होंने कल्चरल ब्रिज बनाया, यानी कि सांस्कृतिक ब्रिज बनाया। देखिए उसका कारण ये है कि ये सभी धर्म को मानते थे। तो यहाँ पे देखिए कितने धर्म के लोग रहते थे। ऐसा नहीं था कि जैसे ब्राह्मणवाद आया तो बौद्ध धर्म खत्म हुआ, बौद्ध धर्म आया तो ब्राह्मणवाद, ऐसा कुछ नहीं था। ये सभी धर्मों को मान के चलते थे, सभी कल्चरल जो सबकी संस्कृति थी सबको मान के चलते थे। ये कहते थे कि हमारा भारत एक ही है, यानी कि हम सब एक हैं, ठीक है। तो इनका देखिए जो इंडो गंगेटिक प्लान है वहाँ से लेके, यानी कि जो इंडो गंगेटिक जो प्लेन है, यानी कि जो भारत का जो गंगा वाला स्थान है वो वाला एरिया, उसके बाद जो साउथ वाला एरिया है तकरीब वो इनके कब्ज़े में था। दे सपोर्टेड ब्राह्मणिज्म एज वेल एज बुद्धिज़्म एंड पेट्राइज्ड प्राकृत लैंग्वेज। देखिए ये ब्राह्मणवाद का भी सपोर्ट करते थे, ये बौद्धिज़्म का भी जो सपोर्ट करते थे, और उनकी जो लैंग्वेज थी वो प्राकृत लैंग्वेज थी, ठीक है फ्रेंड्स। आप देखिए प्राकृत लैंग्वेज जो है वो बौद्धिज़्म में है, ठीक है, और जो ब्राह्मणिज्म की लैंग्वेज है संस्कृत लैंग्वेज है, तो इन दोनों को मिला के चलते थे। तो इनकी अगर हम कॉमन लैंग्वेज की बात करें तो प्राकृत भी है और संस्कृत भी है, ठीक है फ्रेंड्स। ज़्यादातर देखिए इनका राज जो था वो आंध्र प्रदेश के ऊपर, जो आंध्र प्रदेश वाला जो पार्ट है वहाँ पर ही था, साउथ वाले पार्ट पे। देखिए यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे नोट्स बना रखे हैं स्पेशल, कि यहाँ पे आपको आसानी से समझ में आ जाए। इनकी जो कैपिटल थी वो देखिए वो थी प्रतिष्ठान और अमरावती, ठीक है। इनकी जो कैपिटल थी वो थी प्रतिष्ठान और अमरावती। अमरावती देखिए जो कैपिटल है वो आज जो है वो देखिए, जब 2014 में, मैं रिसेंटली बात कर रहा हूँ 2014 में, जब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ था, तब ये बात कही गई थी कि 10 साल तक जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की जो राजधानी है वो हैदराबाद रहेगी। 10 साल के बाद जो अमरावती है वो आंध्र प्रदेश की राजधानी बन जाएगी। आप देख सकते हैं कि अगर 2024 में अमरावती जो राजधानी बनेगी आंध्र प्रदेश की, तो जब सतवाहन वंश का राज था, अब देखिए ये हम किस समय की बात कर रहे हैं, ये बहुत पहले की बात कर रहे हैं, कि उस समय देखिए कि अमरावती ही राजधानी थी आंध्र प्रदेश की, यानी कि शुरुआत में आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती थी, जो अब जाके अगर हम वर्तमान के समय की बात करें तो अब जाके वो 2024 में भी अमरावती बन जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए कॉमन लैंग्वेज क्या थी इनकी, प्राकृत और संस्कृत। रिलीजन, इनका धर्म कौन से थे यहाँ पे, देखिए हिंदुइज़्म और बुद्धिज़्म। सातवाहन एम्पायर, आपको मैंने यहाँ बताया था ना कि जो सिक्कों के ऊपर अपने राजा की फ़ोटो लगाते थे, आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, सिक्के के ऊपर राजा की फ़ोटो है, यहाँ पे भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए सबसे पहले इनके जो राजा थे इनका नाम था सिमुक, तो ये 100 BC से 70 BC तक थे। फिर है कन्हा, कन्हा को देखिए कृष्ण के नाम से भी जानते थे, ये सिमुक के छोटे भाई थे, ये 70 से 60 BC के बीच में आए थे। जो सतकर्णी 1 है, सतकर्णी 1, ये 70 से 60 BC के बीच में थे इनका कार्यकाल, और सतकर्णी 2 ये 50 से 25 BC। शिवासवस्ती ये थे 1st सेंचुरी CE में, यानी कि जब देखिए 1st सेंचुरी कॉमन एरा आ गया, इनकी AD आ गया, तब में थे ये। उसके बाद गौतमी पुत्र सतकर्णी, ये 2nd सेंचुरी CE यानी कि AD में थे। आप ये देख सकते हैं जो गौतमी पुत्र सतकर्णी है, ये सबसे महान शासक थे, महान राजा थे सातवाहन वंश के, ठीक है फ्रेंड्स। गौतमी पुत्र सतकर्णी जो थे, इन्होंने अपने, इनका नाम तो सतकर्णी था, इन्होंने अपने नाम के आगे जो था वो गौतमी पुत्र लगाया था। गौतमी इनकी माता का नाम था, तो ये उनको बहुत ज़्यादा सम्मान देते थे। वशिष्ठ पुत्र पुलवमी, ये 2री शताब्दी BC। वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी, ये भी 2री शताब्दी, ये 2री शताब्दी CE, सॉरी मेरे को BC बोल हो गया, ये 2री शताब्दी, ठीक है, कॉमन एरा की AD में। वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी 2nd AD में, कॉमन एरा AD एक ही बात है। शिवास्कंदा सतकर्णी ये भी 2nd AD, और यज्ञ सतकर्णी ये 2nd AD, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए ये जो कुछ राजाओं के नाम थे जो मैंने आपको बताए हैं। अब इनके बारे में बताऊंगा आपको मैं विस्तार से, डीपली, कि इन्होंने क्या क्या किया था। तो इनसे ही क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में, जो आपको मैं देने जा रहा हूँ नोट से। देखिए लिस्ट ऑफ सतवाहन रूलर्स एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस।
आप देखिए एक तरफ यहाँ पे मैंने लेफ्ट साइड में सतवाहन शासक यानी कि सतवाहन रूलर्स के नाम लिखे हैं, दूसरी तरफ उनका कॉन्ट्रीब्यूशन लिखा है, वो देख सकते हैं। देखिए पहले आता है सिमुक। सिमुक कौन है? जिन्होंने सातवाहन वंश की शुरुआत की थी। फाउंडर ऑफ द डायनेस्टी, सक्सीड बाय हिज ब्रदर कृष्णा या कान्हा। देखिए शुरुआत की थी सिमुक ने, जो इसके फाउंडर थे सातवाहन के। इनके बाद इनकी जो राजगद्दी थी, सम्राट इसके बने थे, वो थे कृष्णा या कान्हा। कान्हा कृष्ण एक ही बात है, इनके छोटे भाई थे सिमुक के। नेक्स्ट है कान्हा, जो जिन्हें कृष्ण कहते थे। देखिए ही इज़ आइडेंटिफाइड विद द कन्हा राजा, ठीक है, और सतवाहन कुला मेंशन इन नासिक केव इंस्क्रिप्शन। देखिए कान्हा जो थे, इन्हें कान्हा राजा भी कहते थे, इन्हें सातवाहना कुला भी कहते थे, ठीक है। ये कैसे पता चलता है? नासिक में जो एक केव इंस्क्रिप्शन है उससे पता चलता है। ही एक्सटेंड द एम्पायर टू फर्दर साउथ एंड वाज सक्सीडेड बाय सिमुक सन सतकर्णी वन। आप देखिए कि इन्होंने जो अपना साम्राज्य था वो एक्सटेंड किया था साउथ तक। उसके बाद देखिए कि इनके बाद यानी कि कान्हा के बाद सिमुक के जो बेटे थे सतकर्णी वन जो आए थे। पहले आप देखिए कि जो सिमुक थे जिन्होंने शुरुआत की थी, फिर इनके बाद इनके भाई आए, छोटे भाई कन्हा। इनके बाद कन्हा के भाई जो थे सिमुक के बेटे आए, जिनका नाम था सतकर्णी वन। देखिए सतकर्णी जो वन थे वो कौन थे? ही वॉज द थर्ड ऑफ द सतवाहना किंग एंड द ही वॉज पावरफुल सतवाहना रूलर। यानी कि सतकर्णी जो थे वो तीसरे राजा थे, जो पता चलता ही है। पहले सिमुक थे, फिर कान्हा थे, सतकर्णी तीसरे थे। ये किनके बेटे थे? ये सिमुक के बेटे थे। उसके बाद देखिए ये सबसे पावरफुल जो थे वो सातवाहन शासक थे। हिज अचीवमेंट इन डिटेल्स आर डिस्क्राइब इन द ननघाट इंस्क्रिप्शन। देखिए जो ननघाट इंस्क्रिप्शन है उसमें इनके बारे में डिटेल से लिखा गया है। अगर हम बात करें कन्हा के बारे में, इनका नासिक केव इंस्क्रिप्शन के बारे में है। सतकर्णी के बारे में कहाँ पे लिखा गया है? ननघाट इंस्क्रिप्शन के बारे में। आप देखिए आपको क्वेश्चन एग्जाम में सीधा ही सिंपल पूछ सकते हैं कि बताइए कि ननघाट इंस्क्रिप्शन में सातवाहन वंश के किस राजा के बारे में बताया गया है? तो वो है सतकर्णी वन। रेफर टू एज लॉर्ड ऑफ दक्षिणापथ। देखिए इन्हें दक्षिणापथ की उपाधि भी मिली है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए कि दक्षिणापथ की उपाधि है वह सातवाहन के कौन से राजा को मिली थी? वो थे सतकर्णी एक। हिज नेम इज इंस्क्राइब्ड ऑन द वन ऑफ द गेटवे ऑफ सांची स्तूप। आप देखिए इनके बारे में जो सांची स्तूप है उसके ऊपर भी लिखा हुआ है। आप देखिए कि बौद्ध धर्म का ये बौद्ध धर्म को भी ये मानते थे, जैसे राजा अशोक मानते थे, तभी इनका नाम भी वहाँ पे ऐड किया गया है सांची स्तूप में। नेक्स्ट है शिवास्वती। देखिए कौन थे शिवास्वती? ड्यूरिंग हिज राइन द वेस्टर्न स्ट्रेप्स invade northern Maharashtra and Vidarbha and occupied the district of Pune and Nasik, forcing the Satvahan to abandon their capital Junar and move to Pratishthan in the vicinity of Aurangabad। आप देखिए यहाँ पे हम बात करें यहाँ पे कि देखिए कि जब इनका शासनकाल था उस समय क्या था? इनके शासन के दौरान क्या हुआ था? जो वेस्टर्न स्टेप्स है यानी कि जो वेस्टर्न से जो पश्चिमी लोग थे वो यहाँ पे उन्होंने इंडिया के ऊपर आक्रमण कर दिया था। तो उन्होंने महाराष्ट्र का नॉर्थ वाला साइड, विदर्भ हो गया और काफ़ी जो डिस्ट्रिक्ट थे जैसे पुणे है, नासिक है, तो इन्होंने इसके ऊपर कब्जा कर लिया था। तो सातवाहन जो थे इनका देखिए इनके शासनकाल दौरान ही ये हमला हुआ था। विदेशियों ने जब आक्रमण किया था तो इन्होंने क्या किया था? जो इनकी कैपिटल थी जुनार, तो उसे मूव कर लिया था प्रतिष्ठान की ओर। यानी कि जब बाहरी तौर पर विदेशी आक्रमण हुआ था तब इन्होंने अपना जो शासन जो इनका जो राजधानी थी वो उन्होंने जुनार से प्रतिष्ठान की ओर मूव कर ली थी, ठीक है। हिज क्वीन वाज प्रॉब्ली गौतमी बालाश्री हु अपीयर्स इन एन इंस्क्रिप्शन एट नासिक केव एज द डोनेटर ऑफ केव नंबर 3। अब देखिए जो नासिक की जो गुफा नंबर 3 है वहाँ पर जो गौतमी बालाश्री है, ठीक है, उन्होंने लिखा है। देखिए सिंपल सी मैं आपको बात बताता हूँ यहाँ पे क्या है। जो गौतमी पुत्र सतकर्णी है यानी कि जो गौतमी पुत्र सतकर्णी है उनकी जो माता है गौतमी बालाश्री, वो किनकी वाइफ थी? वो वाइफ थी शिवस्ती की, ठीक है। यानी कि गौतमी जो बालाश्री है उन्होंने अपने बेटे के ऊपर यानी कि जो गौतमी पुत्र सतकर्णी जो पावरफुल राजा थे उनके बारे में नासिक की जो केव नंबर 3 है उसके ऊपर लिखवाया गया है।
यानी कि गौतमी पुत्र सतकर्णी के बारे में उनकी माता ने नासिक की जो केव इंस्क्रिप्शन है उसके बारे में लिखवाया गया है उनके बारे में। तो ये रानी थी शिवस्ती की। देखिए गौतमी पुत्र सतकर्णी, अब हम बात करेंगे इनके बारे में। इन्फॉर्मेशन अबाउट हिम कम्स फ्रॉम हिज कॉइन्स, द सतवाहन इंस्क्रिप्शन एंड द रॉयल जेनेलॉजीज एंड द वेरियस पुराण। अब देखिए गौतमी पुत्र सतकर्णी के बारे में अगर हमें जानना है तो हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है सिक्कों से, और सतवाहना के जो इंस्क्रिप्शन है उनसे, और जो पुराण हैं उनके बारे में। ठीक है, इनकी कॉइन है, सतवाहना इंस्क्रिप्शन है, पुराण है, इनके बारे से हमें गौतमी पुत्र सतकर्णी के बारे में जानकारी मिलती है। बेस्ट नॉन इंस्क्रिप्शन इन द नासिक प्रसिद्धि इंस्क्रिप्शन हिज मदर गौतमी बालाश्री विच क्रेडिट्स हिम विद एक्सटेंसिव मिलिट्री कॉन्केस्ट। आप देखिए मैंने बताया ना कि इनके बारे में हमें नासिक का जो केव इंस्क्रिप्शन है, इनकी मदर जो थी जिनका नाम बालाश्री था, उन्होंने इनके बारे में लिखवाया हुआ है कि कैसे कैसे उन्होंने अपनी जीत हासिल की, कैसे कैसे किया था। तो सब कुछ गौतमी पुत्र सतकर्णी के बारे में उनकी माता ने वहाँ पे लिखवाया है। द नासिक प्रस्ती इंस्क्रिप्शन ऑफ गौतमी पुत्र मदर्स कॉल हिम द किंग ऑफ किंग्स। अब देखिए जो नासिक की जो इंस्क्रिप्शन है वहाँ पे उनकी जो मदर है उन्होंने अपने बेटे के बारे में, इनकी सतकर्णी के बारे में किंग ऑफ द किंग यानी कि राजाओं के राजा के बारे में बताया है। यानी कि गौतम सतकर्णी को वहाँ पे किंग ऑफ द किंग कहा है उनके सम्मान देते हुए। यानी कि जो इनकी माता थी उन्होंने अपने पुत्र को गौतम पुत्र सतकर्णी को सम्मान देते हुए राजाओं का राज बताया है। यहाँ पे इससे पता चलता है कि वो सबसे राजाओं से महान राजा थे उस टाइम के। ही वॉज द फर्स्ट किंग बेयरिंग मेट्रोनियम, यानी कि ये पहले राजा थे जिन्होंने अपनी माता का जो नाम था अपनाया था। आजकल देखिए हमेशा ही ऐसा होता है कि जो कोई भी बेटा है वो अपने फादर का नाम है जो वो अडॉप्ट करता है। ठीक है, फादर का नाम अडॉप्ट करता है। ये पहले राजा ऐसे थे जिन्होंने अपनी मदर का नाम अडॉप्ट किया था। गौतमी पुत्र सतकर्णी इन्होंने अपने नाम के आगे लगाया था, ये इनका नाम सतकर्णी था। गौतमी पुत्र इन्होंने अपने नाम आगे लिखवा के अपनी माता को सम्मान दिया था। तो ये पहले ऐसे राजा थे। हम पूरे इतिहास में चाहे कुछ भी हो, हम जो किसी को भी जानेंगे तो उसको उसके फादर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे उल्टा था, यहाँ पे इनके मदर के नाम से हम इन्हें जानते हैं। वशिष्ठ पुत्र पुलवामी, देखिए रेफर टू एज वशिष्ठ पुत्र श्री पुलवामी, इन्हें वशिष्ठ पुत्र श्री पुलवामी भी कहते हैं। सेटअप हिज कैपिटल एज पैठान और परिष्ठान ऑन द बैंक ऑफ द गोदावरी रिवर। अब देखिए इनका जो जिनकी राजधानी थी वो परिष्ठान थी, वो जो गोदावरी नदी के किनारे पर थी। ही एक्सटेंड हिज बॉर्डर्स टू ईस्टर्न डेक्कन एंड द स्टार्टेड ट्रेड विद जावा एंड सुमात्रा। अब देखिए इन्होंने जो अपना शासन था, ठीक है, जो इनका शासन था वो ईस्टर्न डेक्कन तक फैला हुआ था। इन्होंने व्यापार किया था जावा और सुमात्रा से। वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी, अब देखिए ही हैड ग्रेट कन्फ्लिक्ट विद स्कैंटियन वेस्टर्न क्षत्राप्स इन द वेस्ट, बट ही इवेंचुअली मैरिड द डॉटर ऑफ रुद्रदमन I और द वेस्टर्न क्षत्रप डायनेस्टी इन ऑर्डर टू फोर्ज एन अलायंस। अब देखिए यहाँ पे क्या था, इनका जो कन्फ्लिक्ट था, विवाद था काफ़ी स्कैंटियन वेस्टर्न क्षत्रप से वेस्ट की तरफ। फिर उन्होंने क्या किया कि जो क्षत्रप जो राजा थे उनकी जो रुद्रदमन I उनकी जो बेटी थी उनसे शादी कर ली और उनसे उन्होंने आपसी जो संबंध थे वो एक अलायंस कर लिया। इंस्क्रिप्शन इन ए केव ऑफ कन्हेरी विटनेस द मैरिज बिटवीन रुद्रदमन I's डॉटर एंड द वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी। अब देखिए हमें जो रुद्रदमन की बेटी का विवाह हुआ था, शादी हुई थी वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी से, ये हमें कहाँ से पता चलता है? ये हमें पता चलता है हमें कन्हेरी की जो गुफा है, जो कन्हेरी की जो देखिए जो केव इंस्क्रिप्शन है उससे पता चलता है, जो कि साउथ इंडिया में है। ही वॉज डिफीटेड बाय हिज फादर इन लॉ इन द बैटल दैट कॉज ए सीरियस इफेक्ट ऑन सतवाहना पावर एंड प्रेस्टीज। अब देखिए ये अपने फादर इन लॉ यानी कि जो ससुर यानी कि जो रुद्रदमन I हैं उनसे ये हार गए थे, जिसका देखिए बहुत असर पड़ा था सतवाहना की शक्ति और उनकी जो महत्व था। देखिए सतवाहना उस टाइम के बहुत पावरफुल राजा थे। जब इनके जो ससुर थे रुद्रदमन I जिन्होंने इनको हरा दिया था तो इनकी काफ़ी वहाँ पे निंदा हुई थी, काफ़ी इनके ऊपर सीरियस इफेक्ट पड़ा था। शिवास्कंद सतकर्णी, देखिए ही सक्सीड वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी इन 145 AD।
यानी कि ये कब आए थे? वशिष्ठपुत्र सतकर्णी के बाद। ही वॉज डिफीटेड ट्वाइस इन द बैटल ऑफ हिज वेस्टर्न स्ट्रैप एनिमी रुद्रदमन। अब देखिए ये भी 2 बार हार चुके थे रुद्रदमन से। पहले हारे थे वशिष्ठपुत्र सतकर्णी, फिर उसके बाद हारे थे शिवस्कंद सतकर्णी, ये 2 बार हार चुके थे। नेक्स्ट है यजनाश्री सतकर्णी। अब देखिए ही वॉज अ लवर ऑफ ट्रेड एंड नेविगेशन, ये व्यापार से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, यानी कि व्यापार उनके टाइम पे बहुत ज़्यादा हुआ था। ही शो कॉइन इन द विच शिप वार डेपिसाइड। देखिए इन्होंने जो कॉइन्स चलाए थे, सिक्के चलाए थे, इसके ऊपर जो शिप्स थे ना, जो मतलब कि जो समुद्री जहाज़, उनकी फ़ोटो बनी होती थी। आप देखिए कि क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में, बताइए कि सातवाहना वंश के ऐसे कौन से राजा थे जिन्होंने अपने सिक्कों के ऊपर जो समुद्री जहाज़ों की फ़ोटो बनाई थी। या सीधे ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सतवाहन वंश नहीं पूछेंगे, सीधे क्वेश्चन पूछेंगे बताइए कि सिक्के के ऊपर जो शिप्स थे उनकी जो फ़ोटो है वो कौन से राजा ने चलाई थी? वो थे यजनाश्री सतकर्णी। लास्ट है विजय। ही वॉज द लास्ट रूलर ऑफ द सतवाहन डायनेस्टी। हमें इनके बारे में यही पता चलता है कि ये लास्ट रूलर थे इनके। ठीक है, आइए इनके बारे में हम जानते हैं, इनके थोड़ा सा बारे में, इनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं यहाँ पे कि कैसा कैसा था यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए इन द डेक्कन एंड द सेंट्रल इंडिया द मौर्यंस वर सक्सीडेड बाय सतवाहन अराउंड 1st century BC एंड रूल्ड फॉर अबाउट 300 years विद द कैपिटल एट पैठान परिस्तान ऑन द गोदावरी इन द औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट। अब देखिए जो औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट है, जो उसके तरफ जो गोदावरी नदी पड़ती है, इनकी राजधानी वहाँ पे थी प्रतिष्ठान या पैठान। ठीक है, तो उन्होंने 300 सालों तक राज किया। आप देखिए जब मौर्य वंश का डिक्लाइन हो गया तब इनके बाद यही मेन जो थे जिन्होंने काफ़ी लंबे समय तक राज्य किया है। क्योंकि अब अगर हम देखें शुंग वंश के बारे में, कर्ण वंश के बारे में, वो इतने ज़्यादा देर तक टिके नहीं जितना कि ये टिके। आप देखिए मौर्य वंश ने भी काफ़ी समय तक राज किया, सातवाहन वंश ने भी काफ़ी समय तक राज किया, तो डिट्टो कार्बन कॉपी ही थी एक तरह से मानी जाए तो उनकी ये। तो उसके बाद देखिए 300 साल तक इन्होंने राज किया, तो ऐसा देखिए अक्सर माना जाता ही है। उसके बाद देखिए कि द मत्स्य पुराण गिव्स ए लिस्ट ऑफ 30 किंग इन द सतवाहन लाइन एंड द स्टेट्स दैट दे रूल ऑल टुगेदर लास्टेड फॉर 460 BC। देखिए ये माना जाता है, मत्स्य पुराण में ये माना जाता है कि जो देखिए मत्स्य पुराण में सबसे पहली बात है कि जो सतवाहन वंश के जो 30 राजा है, 30 किंग्स हैं, उनके बारे में लाइन वाइज बताया गया है कि कौन कौन से राजा पहले थे, बाद में कौन है, उसके बाद कौन है। तो सबके बारे में 30 राजाओं के बारे में बताया गया है मत्स्य पुराण में। तो ऐसा माना गया है कि इन्होंने 460 सालों तक राज्य किया, ऐसा मत्स्य पुराण में कहा गया है। लेकिन अगर हम वायु पुराण की बात करें, द वायु पुराण गिव्स ए शॉर्टर लिस्ट ऑफ अबाउट 300 years ऑफ सतवाहना रूलर्स। अब हम देखिए कि मत्स्य पुराण कहता है कि सतवाहन ने 460 साल तक राज किया था, जबकि जो वायु पुराण है वो कहते हैं इन्होंने 300 साल तक राज किया था। बाना डिस्क्राइब्स द सतवाहन्स एज द लॉर्ड ऑफ द 3 ओशंस, 3 समुद्रपति। अब देखिए बाणा ये कहते हैं जो सतवाहन थे वो 3 समुद्रपति थे। अब देखिए 3 समुद्रपति का मतलब क्या है यहाँ पे? 3 समुद्रपति का यहाँ पे मतलब है कि 3 समुद्र, यानी कि बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर, जो हमारे जो भारत का जो बनता है ना एरिया, तो वेस्ट में जो अरब सागर है, राइट में जो बंगाल की खाड़ी है, सबसे नीचे क्या है इंडियन ओशन की जो हिंद महासागर है वो। तो इनका इनके ऊपर कब्जा था, इनकी इन वाले जो एरिया थे वो सारे ही इनके कब्जे में थे सतवाहन के। ठीक है, तो यानी कि जो सतवाहन के कब्जे में सारा कुछ एरिया था, तो इन्हें 3 समुद्रपति कहा जाता है। तो देखिए एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन सीधे ही पूछेंगे, बताइए कि 3 समुद्रपति की जो उपाधि थी वो किनके राजाओं को मिली थी? वो सतवाहन के राजाओं को मिली थी। सिमुक वाज फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर एंड द फाउंडर ऑफ द ग्रेटेस्ट कॉम्पिटिटर ऑफ द सतवाहन वाज शख्स। देखिए जो सिमुक थे वो फाउंडर थे जो सतवाहन वंश के। द फॉर्च्यून्स ऑफ द फैमिली वर रीस्टोर्ड बाय गौतमबुद्ध सतकर्णी हु डिफीटेड शक एंड द सेटअप ऑफ द कैपिटल एट पठान। अब देखिए कि गौतमीपुत्र सतकर्णी थे, इन्होंने फिर से रिस्टोर किया, इन्होंने देखिए शख्स को हराया। ठीक है, आप देखिए कि जो सिमुक थे वो महान राजा थे, उनके बाद जो आगे के जो राजा आए वो उनके ऊपर जो था वो इतना दबाव आ चुका था, वो इतने ज़्यादा महान नहीं थे। उनके बाद जो गौतमबुद्ध सतकर्णी आए तो इन्होंने जो खोई हुई प्रतिष्ठा थी, ठीक है, खोया हुआ जो सम्मान था, जो खोई हुई जो प्रतिष्ठा थी, वो उनको दोबारा से हासिल किया।
गौतमीपुत्र सतकर्णी ने। इन्होंने देखिए कि शक वंश के राजाओं को हरा दिया, फिर उन्होंने पैठान के ऊपर दोबारा फिर से कब्जा किया। द नेम ऑफ द मदर ऑफ द गौतमीपुत्र सतकर्णी वाज गौतमी बालाश्री, यानी कि गौतमीपुत्र सतकर्णी की माता का नाम था गौतमी बालाश्री। देखिए पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने अपनी माता का नाम था जो अडॉप्ट किया था, मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। शी हैज़ रिकॉर्डेड इन द ग्लोइंग टर्म इन एन इंस्क्रिप्शन एट नासिक अचीवमेंट ऑफ हर सन इट वाज मैट्रिनियल सोसाइटी। देखिए ये जो उस समय की सोसाइटी थी वो मातृ प्रधान थी, पुरुष प्रधान नहीं थी, ठीक है। तो इन्होंने अपने बेटे के बारे में नासिक के इंस्क्रिप्शन में लिखवाया हुआ है, बताया हुआ है कि कैसे कैसे उन्होंने अपना जो साम्राज्य का विस्तार किया, कैसे कैसे लड़ाई लड़ी, तो उनके बारे में उन्हें किंग ऑफ द किंग्स भी कहा गया है। शक सतवाहना कन्फ्लिक्ट वाज वेरी फ्रिक्वेंट इन दीज सेंचुरीज एंड दे फॉट विद ईच अदर टू हैव कंट्रोल ओवर द इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट्स इन नॉर्थ इंडिया। अब देखिए शक वंश और सतवाहन वंश के बीच में कन्फ्लिक्ट यानी विवाद हमेशा रहता था। ये हमेशा ही लड़ते रहते थे कि ताकि जो ट्रेड रूट्स है, इनकी जो समुद्री व्यापार होता है, उसके ऊपर कब्जा किया जाए। ट्रेड पर्टिकुलरली विद रोमन एम्पायर वाज वेरी ब्रिस्क एज इज इंडिकेटेड बाय नेमरिस रोमन एंड सतवाहना क्वाइंस। अब देखिए कि इनका जो व्यापार था वो रोमन के साथ था। वो हमें कैसे पता चलता है? वो पता चलता है कि जब जो सतवाहन वंश के जो सिक्के चले थे उसके ऊपर समुद्री जहाज़ की यानी कि शिप्स की फ़ोटो बनी हुई थी, ठीक है, तो वो सिमिलर था रोमन एम्पायर से। द सतवाहन्स में हैव ए गोल्ड एज बलियन फॉर दे डिड नॉट इशू गोल्ड कॉइन, दे इशूड मोस्टली कॉइन ऑफ लीड। अब देखिए इन्होंने शीशे के सिक्के चलाए थे, शीशे के, ठीक है, लिड के सिक्के इन्होंने चलाए थे, ठीक है, शीशे के सिक्के चलाए थे ना, लिड के सिक्के चलाए थे। इनके पास गोल्ड तो था पर इन्होंने सोने के सिक्के नहीं चलाए थे। सोने के सिक्के देखिए बहुत सारे देखिए सोने के सिक्के चले थे कुषाण वंश के टाइम पे, इंडो ग्रीक के टाइम पे, और सबसे ज़्यादा चले थे गुप्ता वंश के टाइम पे। इन्होंने सोने के सिक्के नहीं चलाए थे। दे आल्सो टिन कॉपर एंड ब्रॉन्ज क्वाइन, देखिए इन्होंने टिन कॉपर ब्रॉन्ज के क्वाइन चलाए थे। उसके बाद देखिए सतवाहन वर द फर्स्ट रूलर टू मेक लैंड ग्रैंड। देखिए जो सतवाहन जो पहले ऐसे थे जिन्होंने ब्राह्मण को, ठीक है, ब्राह्मण के लिए क्या था, फर्स्ट रूलर ऐसे थे जिन्होंने ब्राह्मण के लिए को क्या था, लैंड ग्रांट्स, इनकी जो भूमि थी वो दान में दी थी। उसके बाद देखिए द कॉल्ड देमसेल्व, दे कॉल्ड देमसेल्व ब्राह्मण्स एंड वर्शिप गॉड लाइक कृष्णा वासुदेव एटसेट्रा एंड परफॉर्म्ड वैदिक रिचुअल्स। अब देखिए ये अपने आप को ब्राह्मण कहते थे, ये कृष्ण वासुदेव की पूजा करते थे और ये वैदिक जो धर्म था उसे अपनाते थे, उसके द्वारा चलते थे। आप देखिए जो वेदों का धर्म था, वैदिक धर्म था, ये नंद वंश के टाइम तक सीमित था। उसके बाद में जब मौर्य वंश आया था बौद्ध धर्म आ चुका था, जैन धर्म आ चुका था, प्रचार काफ़ी हुआ। फिर से देखिए जो सतकर्णी आए थे, ठीक है, आप देखिए शक वंश आया था वो भी ब्राह्मणवाद से था, पर वो बौद्ध धर्म को पीछे छोड़ना चाहता था, जबकि जो सतवाहन थे ये ब्राह्मणवाद के साथ साथ बौद्ध धर्म का भी सम्मान करते थे। However, they also prompted Buddhism by making land grant to the monks। देखिए इन्होंने ब्राह्मण को जैसे ज़मीन देते थे वैसे ही बौद्ध धर्म के लोगों को भी, जो बौद्ध भिक्षु थे उनको भी ज़मीन देते थे। द टू कॉमन कंस्ट्रक्शन वर बुद्धिस्ट टेम्पल, दे वर कॉल्ड चैत्य एंड द मोनेस्ट्री विच वर कॉल्ड बिहार। देखिए जो चैत्य जो और बिहार, बिहार से बना है आज का शब्द बिहार, यानी कि जो आज का बिहार जो है वो पहले बिहार से बना है। अब देखिए जो बौद्ध धर्म में जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं चैत्य और बिहार, ये दो जो चीज़ें हैं ये इनके टाइम पे बनी थी, सतवाहन के टाइम पे। चैत्य और विहार ये ऐसी जगह थी जहाँ पे जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे वो वहाँ पे पूजा करते थे, बौद्ध धर्म को फॉलो करते थे, साथ में वहीं पे रहते थे। द मोस्ट फेमस चैत्य इज़ द वन दैट कार्ले इन वेस्टर्न डेक्कन। तो देखिए ये जो कार्ले है वेस्टर्न डेक्कन में, तो वहाँ पे जो चैत्य है वो सबसे ज़्यादा फेमस है। The district were called Ahars as in Ashoka's time and similar their official were known as Amatya and the Mahamatra। अब देखिए डिस्ट्रिक्ट को यानी कि ज़िलों को इनके टाइम पे अहार्स कहते थे और जो इनके ऑफिशियल थे यानी कि जो इनके अधिकारी थे उन्हें अमात्य कहते थे और महामात्रा कहते थे। तो ये देखिए ये सारे सेम नाम हैं मौर्य वंश के शासन के दौरान। दे स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ ग्रांटिंग टैक्स फ्री विलेज टू ब्राह्मण एंड बुद्धिस्ट मॉन्क। अब देखिए इन्होंने बुद्धिस्ट को और ब्राह्मण को कुछ गांव दिए थे जो टैक्स फ्री थे। द ऑफिशियल लैंग्वेज वर प्राकृत एंड द स्क्रिप्ट वाज ब्रह्मी एज अ शोकन टाइम।
अब देखिए जो इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो प्राकृत थी, और इनकी जो स्क्रिप्ट थी वो ब्रह्मी थी, जो अशोका के टाइम पे थी, सेम थी। मैंने आपको बताया ना, ये सेम कार्बन कॉपी था, ऐसा ही, ठीक है, सेम ऐसे कार्बन कॉपी था, सेम सेम वही चीज़ें थी। ए प्राकृत टेक्स्ट गथास्पति और गथाशय गथा सतासई इज़ एट्रीब्यूटेड टू सतवाहना किंग हाला। देखिए ये हाला जो सतवाहन के जो राजा है हाला, उनके बारे में बताते हैं। तो फ्रेंड्स इसके बारे में देखिए हमने पढ़ा कि सतवाहना का जो वंश था वो कैसा था, उनके शासक कैसे थे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर से। तो देखिए इसके बहुत सारे जो शिलालेख हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। आप देखिए इसके जो 14 यानी कि जो 14 रॉक एडिक्ट्स हैं, इनकी जो दीवारों के ऊपर जो लिखवाया गया है वो 14 तरह के मुख्य शिलालेख हैं, 14 रॉक एडिक्ट है। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में। आप देखिए कि मैं इनकी अगर बात करूं तो ये जो 14 जो मुख्य शिलालेख थे, सबसे पहले तो देखिए कलसी, देखिए यहाँ पे लिखा नहीं, आपको मैं बात बता दूँ, यहाँ पर लिख लीजिए साथ साथ। ये जो कलसी देहरादून में है, उत्तराखंड में है, जो पाकिस्तान का हाजरा है वहाँ पे है, जूनागढ़ है जो गुजरात में पड़ता है, जो देखिए जो येरागुड्डी नामक जो जगह है कुरनूल आंध्र प्रदेश में, शाहबज़गढ़ी जो पाकिस्तान पेशावर में है वहाँ पे है, जौगड़ा नामक स्थान पे है। तो ऐसे करके ये कई जगह पे फैले हुए हैं। तो चलिए जानते हैं, बात करते हैं पहले फर्स्ट रॉक एडिक्ट के बारे में, ठीक है, इनकी पहला जो रॉक एडिक्ट था, ठीक है, उसके बारे में। देखिए इसे राज आज्ञा भी कहते हैं, इसे रॉक एडिक्ट भी कहते हैं। देखिए इट पुट्स प्रोहिबिशन ऑफ ऑन एनिमल सेक्रीफाइस इन फेस्टिव गैदरिंग्स। इंटरेस्टिंगली ओनली 3 एनिमल्स could be used for the royal kitchen as well instead of hundreds of them used earlier। अब देखें यहाँ पे क्या था, फर्स्ट जो एडिक्ट था वहाँ पे लिखा गया था कि जो पशु बलि है उसके ऊपर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था। इनकी जो एनिमल सेक्रीफाइसेस थे, जो पशुओं की बलि दी जाती थी अलग अलग फेस्टिवल पर, ठीक है, तो उसको यहाँ पे मना कर दिया गया था, ठीक है। तो सिर्फ 3 जो जानवर थे, ठीक है, जो एक हिरन और 2 पीकॉक, तो इसे यूज़ कर सकते थे शाही किचन के लिए, बाकी सब के ऊपर इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था। तो आपको यहाँ पे देखिए 2 क्वेश्चन बनते हैं कि बताइए कि रॉक एडिक्ट में क्या लिखा है कि जो पशु बलि है यानी कि जो एनिमल सेक्रीफाइस उसके ऊपर प्रतिबंध लगाना, पर किसको रख सकते थे, ठीक है, वो था पीकॉक और हिरन को, ठीक है। दूसरी बात देखिए, द सेकेंड रॉक एडिक्ट इट मेंशन अबाउट द मेडिकल मिशन सेंट एवरीवेयर for both men and animal by Ashoka. It mentioned Chola, Chair Pandya and Satyaputra and had also a list of herbs and trees to be planted in different area. अब देखिए दूसरा जो रॉक एडिक्ट है उसमें लिखा है सामाजिक कल्याण के उपायों को दर्शा रहे हैं कि सामाजिक कल्याण के बारे में। अब देखिए इसमें क्या है कि मेडिकल मिशन यानी कि जो दवाइयाँ हैं वो सभी जगह पहुँचाए जाए, किसके लिए, हर एक इंसान के लिए और एनिमल्स के लिए। यानी कि जो अशोक है, यहाँ पे बताया गया है कि जो राजा अशोक हैं उन्होंने इंसान के लिए, जानवरों के लिए, सभी जगह सभी के लिए क्या है मेडिकल मिशन चलाया था, ठीक है। तो उसमें कहा गया था जो चोल चेरा पांड्या है, जो सत्यपुत्र हैं, तो इन्होंने उनको भी जो हर्ब्स हैं इन, ठीक है, वो भेजे थे कि ताकि वो अपने एरिया में वो उनके पेड़ उगाएं डिफरेंट एरिया में, जिससे लोगों को वो मेडिकल जो है जिनकी जो दवाइयाँ हैं वो मिल सके। थर्ड रॉक एडिक्ट इन द 12th ईयर ऑफ अशोका इनॉग्रेशन द एडिक्ट्स enjoin ए कनेनियल ह्यूमिलिटेशन। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अशोक के जब 12 साल पूरे हो चुके थे अपने शासन के, तो इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे ये बताया गया है कि जो ब्राह्मण हैं उनके लिए जो उनका आदर क्या था उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। फोर्थ रॉक एडिक्ट में देखिए, इन द 12th ऑफ अशोक ईयर्स ऑफ अशोका रेन कंपेयर्स द पास्ट कंडीशन ऑफ द किंगडम विद द प्रेजेंट। अब देखिए जो चौथा जो रॉक एडिक्ट है उसके बारे में बताया गया है कि अशोक कैसे बड़ों का आदर करते थे, और जब अशोक के जब 12 साल शासन के पूरे हो चुके थे तो अशोक के जो पहले का जो किंगडम था वो, तो उस टाइम यानी कि जो अशोक के समय का जो प्रेजेंट टाइम का जो किंगडम था उसकी यहाँ पे तुलना की गई है, ठीक है। 12 साल पहले और अशोक के समय के शासन की तुलना यहाँ पे की गई है। फिफ्थ रॉक एडिक्ट
it for the first time mention about the appointment of the Dhamma Mahamantras to look after propagation of Dhamma. They were appointed in the 13th year of Ashok consultation. देखिए यहाँ पे क्या है, जो धम्मा महामंत्र हैं उन्हें नियुक्त करने के बारे में, यानी कि उनको नियुक्त करने के बारे में यहाँ पे बताया गया है, और धम्मा महामंत्र के क्या काम है उनको बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है। 6th रॉ का डिक्ट देखिए, इट शोज हिज कंसर्न फॉर द पीपल, ग्रीवेंस फॉर अराउंड द क्लॉक कंसल्टेशन और एनी टाइप ऑफ अपील, एंड दैट महामतास should communicate to him all matter concerning public business even if he is in harem. It announced the appointment of party vidakas, custodies, morum and criminal magistrates. अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो धम्मा महामंत्र हैं उनको आदेश देने के बारे में यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे ये बताया गया है कि सबको जो धम्मा महामंत्र हैं वो आदेश दे सकते हैं। ठीक है। तो अपॉइंटमेंट करना, ठीक है, जो क्रिमिनल मजिस्ट्रेट हैं उनकी अपॉइंटमेंट करना इसमें बताया गया है। 7th रॉ डिक्ट में देखें यहाँ पे क्या बताया गया है, इट कंटेन्स द किंग डिज़ायर टू obliterate diversities of religion, opinion and tell us that Ashoka, after 10 years since his concentration, visited Bodhi tree and an all pleasure tours and instead concentrated on the Dhamma tour. अब देखिए इसमें क्या है कि जो सभी धार्मिक जो संप्रदाय हैं, जो सभी देखिए जो रिलीजियस ओपिनियन है, संप्रदाय है, उसके प्रति सहनशीलता, ठीक है, वो बताई गई है अशोक के बारे में। यहाँ पे बताया गया है कि जो अशोका है वो 10 साल के बाद कैसे कंसक्रेशन करते हैं और कैसे बौद्ध धर्म को अपनाते हैं, कैसे उसका प्रचार करते हैं, कैसे वो बोधि ट्री के पास जाते हैं। तो सब कुछ, यानी कि यहाँ पे सिंपल सी ये बात की जाए, 7th रॉ डिक्ट में लिखा हुआ है कि अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रसार कैसे किया था, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, उनके टूर के बारे में बताया गया है। 8th रॉक एडिक्ट देखिए, इट कंट्रास्ट द कार्नल एन्जॉयमेंट्स ऑफ फॉर्मर राजास विद द हार्मलेस एन्जॉयमेंट ऑफ द किंग्स, विजिटेड टू हॉली प्लेस, आलम्स गिविंग रिस्पेक्ट टू एल्डर्स एट्सेट्रा। देखिए यहाँ पे धम्म यात्राओं के बारे में बताया गया है। ठीक है। तो यहाँ बताया गया है कि कैसे कैसे वो एक धार्मिक स्थान पर जाते हैं, कैसे बड़ों का आदर करते हैं, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। 9th रॉक एडिक्ट में देखिए, इट शो द यूजफुलनेस ऑफ द ऑल other ceremonies except the Dhamma, as it includes ethical concept within its fold. It basically continues with the Dhamma discourse. अब देखिए इसमें ये बताया गया है कि जो व्यर्थ के समारोह हैं, इनकी ऐसे सेरेमनी जिनका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, और जो व्यर्थ के जो रीति रिवाज हैं जो समाज के लिए सही नहीं है, यानी कि ऐसे समारोह, ऐसी सेरेमनी और ऐसे रीति रिवाज उसको हटा देना, इसमें ये कहा गया है। ठीक है। व्यर्थ के रीति रिवाज को हटा देना, व्यर्थ के जो समारोह हैं उसे सेरेमनी को बंद कर देना। 10th रॉ का एडिक्ट में देखिए क्या है, इन दिस एडिक्ट अशोका शोज द लैक ऑफ एनी वर्ल्डली डिज़ायर एक्सेप्ट द डिज़ायर टू प्रोगेट धम्मा एंड टू सी पीपल फॉलोइंग इट। अब देखिए युद्ध के बजाय जीत के लिए धम्मा का प्रयोग करना है। यहाँ पे अशोक ने बात की है कि अगर आपको युद्ध जीतना है या आपको कोई चीज़ जीतनी है तो उसके लिए युद्ध करना ज़रूरी नहीं है, आप धम्मा का प्रयोग करिए, आप स्वयं ही वो चीज़ जीत जाओगे। इसमें ये बताया गया है, यानी कि इसमें धम्मा का प्रयोग करना कैसे करना है इसके बारे में बताया गया है। 11th रॉ का एडिक्ट में देखिए, इट सजेस्ट टू पीपल that the gift of Dhamma is the best gift for the chiefest of charitable donation as the bring gain in this world and merit in the next. It is धौली at गिरनार। देखिए जो 11th जो रॉक एडिक्ट है, सबसे पहले तो वो धौली और गिरनार में है। इसमें ये बताया गया है कि जो धम्मा की नीतियाँ हैं, यानी कि जो धम्मा है वो क्या चीज़ है, धम्मा की जो नीतियाँ हैं उसमें उसको समझाया गया है, यानी कि धम्मा जो है इसकी नीतियाँ क्या है, इसे कैसे समझना है, इसके बारे में सब कुछ यहाँ पे इसे बताया गया है। ठीक है। क्योंकि धम्मा जो है वो सबसे अच्छा गिफ्ट है, इसे कैसे अपनाया जाए, इसकी नीतियाँ क्या हैं, इसमें इसके बारे में समझाया गया है। 12th रॉक एडिक्ट देखिए, इट एक्सप्रेस अशोकास कंसर्न फॉर वेल बीइंग ऑफ ऑल अदर सेक्ट्स। इट
In this, he prefers to advance the essence of the all doctrines. He also requests all the officers to internalize the basic philosophy behind propagation of धम्मा। देखिए यहाँ पे क्या है कि सभी जो धार्मिक संप्रदाय हैं उससे सहनशीलता के लिए प्रार्थना करना। यहाँ पे ये बताया गया है कि इसके अलावा यानी कि धम्मा के अलावा जो भी जहाँ पे जो धर्म है या जो भी धार्मिक जो संप्रदाय हैं उनके लिए सहनशीलता के लिए प्रार्थना करना है। इनकी सभी जो धर्म हैं, ठीक है, उनको अच्छा बताया गया है यहाँ पे। तो बताया गया है कि अशोक कहते हैं कि उनके लिए सहनशीलता के लिए प्रार्थना करना है। इनकी जैसे बौद्ध धर्म में देखिए सब कुछ चीज़ें सहनशीलता से ली गई हैं, तो कहते हैं कि हर धर्म में सहनशीलता होनी चाहिए। देखिए 13 रोक एडिक्ट। इन दिस एडिक्ट अशोका शोज हिज रिमोर्स ऑफ द डिवाइस। देखिए फ्रेंड्स इसमें यहाँ पे क्या बताया गया है कि अशोक का जो कलिंग का वॉर है, यानी कि कलिंग के युद्ध के बाद जब राजा अशोक ने जो बौद्ध धर्म को अपना लिया था, इसमें उसके बारे में बताया गया है। यानी कि 13 रोक एडिक्ट में राजा अशोक के द्वारा जब कलिंग पर हमला किया गया था उसके बारे में बताया गया है। 14th रॉक एडिक्ट में देखिए इट स्टेट्स दैट दिस इंस्क्रिप्शन ऑफ धम्मा वाज इनग्रेव्ड एट द कमांड ऑफ द बिलव्ड ऑफ द गॉड्स किंग। देखिए जो 14वां जो रोक एडिक्ट है इसमें क्या बताया गया है कि जो धार्मिक जीवन है, जो हमारी जो रिलीजियस जो लाइफ है उसे कैसे बिताना चाहिए इसके बारे में बताया गया है। इसके बारे में यहाँ पे देखिए राजा जो है अशोक उसे पियदासी के नाम से कहा गया है, ठीक है। यानी कि जो अपना जो धार्मिक जीवन है वो कैसे व्यतीत करना, अपने रिलीजियस लाइफ है वो कैसे बिताना, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके 14 रॉक एडिक्ट है। अब इसके देखिए कुछ यहाँ पे सेपरेट एडिक्ट भी हैं। फर्स्ट सेपरेट एडिक्ट देखिए यहाँ पे क्या है, ये धौली और ज्वागड़ा नामक स्थान पे है, ठीक है। जो धौली और जोगड़ा नामक स्थान पे है ये उड़ीसा में पड़ता है। एड्रेस टू ऑफिसर टू तोसाली एंड समापा। वन रॉयल ऑफिसर will tour every 5 years to see that men are never imprisoned or tortured without a good reason. The Prince of Ujjain shall send out a similar group of officers, but at interval not exceeding 3 similars of Takshila. देखिए ये फर्स्ट सेपरेट एडिक्ट है, ये धौली जो जुगाड़ा में है, जुआगड़ा में है। यहाँ पे देखिए ये साफ कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति ने, ठीक है, अगर किसी व्यक्ति ने कोई बुरा काम किया हो उसके ऊपर अगर कुछ अच्छा जो रीज़न है तभी उसको सज़ा सुनाई जा सकती है, वैसे नहीं सुनाई जा सकती, ठीक है। तो इसमें ये बताया गया है। देखिए सेकंड जो सेपरेट एडिक्ट है उसमें ये कहा गया है कि जो एड्रेस टू द प्रिंस ऑफ तुसाली एंड ऑफिशियल एट समापा, यानी कि जो तुसाली का जो राजा है, जो ऑफिशियल्स हैं समापा, इट स्टेट दैट द ऑफिसर शैल एट द टाइम अटेंड टू द कंसलेशन ऑफ द पीपल ऑफ द फ्रंटियर्स एंड द प्रॉम्प्टिंग धम्मा अमंग देम। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि जो लोग हैं उस समय के, यहाँ पे जो तुसाली का जो प्रिंस है और जो ऑफिशियल्स हैं समापा, यहाँ पे बताया गया है कि उन्हें हर टाइम जो है जो उनके जो लोग हैं जो फ्रंटियर हैं उन्हें धम्मा को प्रमोट करना चाहिए। यानी कि सेकंड सेपरेट एडिक्ट में यहाँ पे ये कहा गया है जो धम्मा है तो इन लोगों तक भी यहाँ पे पहुँचे। अब देखिए कुछ यहाँ पे माइनर इंस्क्रिप्शन है, जैसे क्वीन एडिक्ट है, ये कहाँ पे, ये इलाहाबाद पिलर में है, ठीक है। और द गिफ्ट ऑफ द सेकंड क्वीन द मदर ऑफ तिवारा करुवाकी फॉर द डिस्पेंसिंग चैरिटी और एनी अदर नेशन। देखिए क्वीन एडिक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि देखिए ये इलाहाबाद में पहली बात, तो दूसरी बात है कि ये जो सेकंड क्वीन है जो तिवारा है, ठीक है, मदर ऑफ तिवारा, इनकी जो तिवारा की जो मदर है, ठीक है, तो ये उन्होंने डोनेशन के रूप में दिया था, जहाँ पे ये जो लिखा गया है। अब देखिए 12 बार जो केव इंस्क्रिप्शन है उसमें क्या किया गया है कि इन द 12th ईयर द बैनियन केव गिवन टू अजवाका। सब देखिए यहाँ पे क्या है कि जब अशोका के जो बैनियन केव, यानी कि यहाँ पे देखिए जो राजा अशोक के जब उसका जीवन का, यानी कि जो उसके राज्य का जो 12th ईयर यानी कि जो 12वां वर्ष था, जो 12वां साल था, उसमें अजवाका जो सेट था, जो अजवाका सेक्ट था, ठीक है, उसे बताया गया है इन द 12th ईयर केव इन कालीटिका माउंटेन गिवन टू अजवाका। देखिए यहाँ पे जो कालीटिका की जो पहाड़ियाँ हैं, जो 12वें साल जो अशोका था उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है अजवाका सेक्ट के बारे में। यानी कि बैनियन केव और
काली तक्का माउंटेन में जो केव हैं उसमें अजीवाकस के बारे में बताया गया है। ये कब की बात है? जब अशोका के राज को 12 साल हो चुके थे। द किंग पियदासी कंसक्रेटेड सिंस 19 ईयर। ठीक है, देखिए अशोक के जो अशोका जो राजा थे उनके 19 वर्षों तक ये चलता रहा। कंधार बाइलिंगुअल रॉक इंस्क्रिप्शन देखें, यहाँ पे क्या है, ग्रीक वर्जन भी है। और देखिए ग्रीक वर्जन, किंग रेफरेंस फ्रॉम ईटिंग मीट एंड हिज हंटर्स एंड फिशरमैन हैव स्टॉप हंटिंग। अरामिक वर्जन, वेरी फ्यू एनिमल्स वर किल्ड बाय अशोका, फिशिंग प्रोहिबिटेड। देखिए कंधार का जो बाइलिंगुअल रॉक इंस्क्रिप्शन है वहाँ पे देखिए जो ग्रीक वर्जन भी है और अरामिक वर्जन भी है। ग्रीक वर्जन में ये कहा गया है कि जो राजा थे वो कैसे मांस खाते थे और कैसे वो शिकार करते थे, जबकि अरामिक वर्जन है वहाँ पे लिखा गया है कि अशोक ने बहुत कम जो कम है वो जानवरों को मारा था और जो मछलियाँ पकड़नी थी वो उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बताइए कि कौन सी जगह है जहाँ पे 2 तरह के वर्जन हैं? वो हैं कंधार का। मभारू इंस्क्रिप्शन यहाँ पे देखिए क्या है। मभारू इंस्क्रिप्शन में देखिए कि द किंग और मगध प्रियदासी शोज डीप रिस्पेक्ट ऑफ द फेथ इन बुद्धा, द धम्मा एंड द संघा। द एडिक्ट कन्फर्म्स अशोका कन्वर्जन ऑफ बुद्धिज्म। देखिए यहाँ पे भवारू या भबरू इंस्क्रिप्शन है, यहाँ पे ये है कि अशोक जो राजा अशोक है उसका बौद्ध धर्म में कैसे तब्दील होना, तो इसमें ये बताया गया है। रोमन दई पिलर इंस्क्रिप्शन देखिए, इन द 20th ईयर प्रियदासी विजिटेड लुम्बिनी एंड हेयर एग्जाम्ड पीपल फ्रॉम द लैंड ट्रिब्यूट एंड फिक्स कंट्रीब्यूशन एट द 18 अठा भग्या। देखिए जब अशोक का जो राज्य का यानी कि जो अशोक जब राजा थे उसके जो 20वां साल था तो वो लुम्बिनी क्या है, जो बौद्ध धर्म के जो देखिए संस्थापक गौतम बुद्ध उनके जन्म स्थान पर गए तो उन्हें यहाँ पे ये डिसाइड किया कि जो बौद्ध धर्म के लिए जो भी उनको इनकम होगा राजा अशोक को, तो उनके जो 8वां हिस्सा है वो इसके लिए दे देंगे। निगाली सागर पिलर इंस्क्रिप्शन देखें, यहाँ पे क्या है, इन द ऑन 14 ईयर ऑफ स्तूप ऑफ बुद्धा कनक मुनि वाज इनलार्ज्ड टू डबल इन साइज। ठीक है, स्तूप देखिए यहाँ पे बुद्धा का यहाँ पे दिखाया गया है। सचिम डिक्ट में देखिए एड कौशाम्बी इलाहाबाद पिलर, ये सचिम डिक्ट ऐसे सांची भी कहते हैं। ठीक है, ये कौशाम्बी में है। ठीक है, ये सांची सारनाथ में है। अब देखिए ऑल डिसेस्टिंग मॉन्क्स एंड नन्स to be expelled and made to wear robes, and laymen and official are enforced to this order and confession days addressed to official at Kosambi and Patliputra। अब देखिए सांची स्तूप में यहाँ पे बताया गया है यहाँ पे कि जितने भी जो मॉन्क्स हैं नन हैं, ठीक है, तो वो मेड टू वेयर रॉब्स एंड लेमैन ऑफिशियल टू इन्फोर्स दिस ऑर्डर कन्फेशन। ठीक है, यहाँ पे इनके बारे में बताया गया है सांची स्तूप में। तो फ्रेंड्स इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए यहाँ पे पिलर एडिक्ट से जो फर्स्ट देखिए जो पिलर एडिक्ट है इसमें देखिए जो 27 जो रीजनल ईयर है यानी कि जो 27 साल इसके बारे में बताया गया है पिलर एडिक्ट के बारे में। हिज प्रिंसिपल इज़ टू प्रोटेक्ट थ्रो धम्मा टू एडमिनिस्ट्रेट अकॉर्डिंग टू धम्मा टू प्लीज़ द पीपल विद धम्मा गार्ड द एम्पायर विद धम्मा। देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो शिलालेख हैं उसके जो जुड़ी हुई वस्तुएं इसके बारे में बताया गया है। यहाँ पे ये बताया गया है कि जो धम्मा है, ठीक है, वो कैसे चलेगा, किस प्रकार से चलेगा, तो क्या क्या होना चाहिए, कैसे सुरक्षा की जानी चाहिए धम्मा की, उसके बारे में बताया गया है। सेकंड पीरियड एडिक्ट क्या है, देखिए धम्मा इज़ ए गुड एंड व्हाट इज़ धम्मा, धम्मा क्या है और धम्मा अच्छा है, इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तीसरे रॉक पिलर एडिक्ट में देखिए बताया गया है कि ओनली वन नोटिस वन गॉड्स डीड्स डज नॉट नोटिस वंस विकेट डीड्स, वन शुड नोटिस दिस थिंग। देखिए यहाँ पे ये बताया गया है कि कुछ चीज़ें अच्छी हैं, कुछ चीज़ें बहुत बुरी हैं और सच्चाई जो है हमेशा जीतती, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। 14 में देखिए 26 ईयर अपॉइंटमेंट ऑफ राजुक्स, यहाँ पे राजुक्स हैं उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। जो 5th पिलर एडिक्ट है उसमें देखिए यहाँ पे स्पेसिफिक एनिमल और बर्निंग फॉरेस्ट यानी कि जंगलों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। 6 देखिए पिलर एडिक्ट में बताया गया है कि जो मेजर रॉक एडिक्ट है उसके बारे में बताया गया है। और 7 जो है इसमें बताया गया है कि ओनली इन द दिल्ली टोपार पिलर राजुक अजीवाका एंड निग्रंथ
वर मैंशन इन दिस एडिक्ट, धम्मा इज़ बेटर एडवांस प्रपोजन बाय द लेजिस्लेशन। 7वें पिलर एडिक्ट में बताया गया है कि जो वो धम्मा है वो सबसे अच्छा है, ठीक है, राज्य से। यानी कि अगर कोई राज्य चलाने के लिए उपयोग करता है, वो धम्मा का उपयोग कर सकता है, तो सबसे अच्छा इसे ही माना गया है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का लेक्चर। तो आपको अगर लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अगर आपको डेली वीडियो और PDF के लिए हमारा व्हाट्सएप का पेड ग्रुप ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।